वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी गामा विकिरणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। तो उसमें अन्योन्य क्रिया मेनली तीन टाइप्स की थी, कॉम्पटन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और फिर ये था युग्म उत्पादन। कौन सा? पेयर प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन। तो अगर बाह्य इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है जो कि मुक्त है, स्थिर अवस्था में है, तो कॉम्पटन इफेक्ट। अंदर के कक्षीय इलेक्ट्रॉन जो कि बंधित अवस्था में है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और नाभिक के साथ कर रहा है तो यहां पर हो जाएगा कौन सा? युग्म उत्पादन। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि कोई भी फोटोन है, ये फोटोन है, यहां पर स्थिर इलेक्ट्रॉन है, ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ यहां पर गामा फोटोन इस तरह से आया और इसके साथ इसने अन्योन्य क्रिया की, तो इसको बोल रहे थे हम आपतित फोटोन, आपतित गामा फोटोन हो जाएगा। और इसके साथ इसने कुछ एनर्जी इसको दी ताकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गतिशील हो गया, और जो फोटोन है अपनी बची कुची एनर्जी के साथ किधर हो गया? इधर की साइड में विकिरणित हो गया। विकिरण कोण था फाई, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ थी लैम्बडा, इसकी वेवलेंथ है लैम्बडा डैश, ठीक है। एनर्जी में कमी होगी, एनर्जी में कमी होगी तो न्यू में कमी हो जाएगी, न्यू में कमी होगी तो यानी कि लैम्बडा में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी इसने प्रोवाइड करा दी तो बाद में एनर्जी उसकी कम हो जाएगी प्रकीर्णित फोटोन की। किसकी? प्रकीर्णित फोटोन की। तो यानी कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और इन वेवलेंथ का अंतर ही, तरंग दैर्ध्य का अंतर ही क्या कहलाएगा? लैम्बडा डैश माइनस के लैम्बडा इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा, वही कहलाता है क्वांटम विस्थापन। इसकी वैल्यू होती है 0.0242 1 माइनस के cos 5 एंगस्ट्रॉम, इतनी आती थी इसकी वैल्यू। नहीं पता है तो मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक खोल लेना, उसमें लिख रहा है, ठीक है। प्रकीर्णित फोटोन और ये है प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखें तो इसमें हेडिंग डाल दो, गामा विकिरणों की पदार्थ, ब्रैकेट में लिख देना माध्यम के साथ अन्योन्य क्रिया, और लिखें इसमें लिखना गामा विकिरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की। गामा विकिरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। हेनरी बैक्यूरेल। गामा किरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनका वेग निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इन पर आवेश व द्रव्यमान दोनों का मान शून्य होता है। आवेश भी शून्य होता है और द्रव्यमान भी 0 होता है। किसका? गामा फोटोन का। इन पर आवेश व द्रव्यमान का मान दोनों का मान शून्य होता है। जब किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एवं जब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आता है तो गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आता है तो गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है, एवं इसकी ऊर्जा, गामा फोटोन की एनर्जी एक्स किरणों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। तो गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है एवं इसकी ऊर्जा एक्स किरणों की तुलना में अधिक होती है। जब गामा किरणें पदार्थ के परमाणु के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं, तब जब गामा किरणें पदार्थ के
परमाणु के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं तब मुख्यतः तीन प्रक्रम होते हैं। फर्स्ट क्वांटम प्रभाव, सेकंड प्रकाश विद्युत प्रभाव और थर्ड लिख देना युग्म उत्पादन। तीनों के नाम लिख दो, पहले क्वांटम प्रभाव, सेकंड प्रकाश विद्युत प्रभाव और थर्ड युग्म उत्पादन। फर्स्ट हेडिंग डालना क्वांटम प्रभाव और इस चित्र को बना लो क्वांटम प्रभाव वाले को। 1 नंबर पर जो बन रहा है, एक आपतित गामा फोटोन आ रहा है, स्थिर इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया कर रहा है और वहां पर जो फोटोन है उसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जिससे कि वो गतिशील हो गया और शेष एनर्जी के साथ वो फोटोन है वहां पर प्रकीर्णित हो गया। जहां फाई क्या है, प्रकीर्णन कोण है। चित्र को बनाओ। इसकी एनर्जी यहां पर मान सकते हो आप E इक्वल टू पहले h न्यू होगी, बाद में कितनी हो जाएगी E डैश इक्वल टू h न्यू डैश। इस तरह से मान सकते हो, बाद में कम हो जाएगी, पहले ज्यादा होगी। लिखें इसमें चित्र को बनाने के बाद, जब गामा फोटोन पदार्थ के परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देना स्थिर इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। जब गामा फोटोन पदार्थ के परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देना स्थिर इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो फोटोन की आवृत्ति में कमी हो जाती है। तो फोटोन की आवृत्ति में कमी, ब्रैकेट में लिख देना लैम्ब्डा में वृद्धि हो जाती है। यह प्रभाव क्वांटम प्रभाव कहलाता है। एवं तरंग दैर्ध्यों का अंतर लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा क्वांटम विस्थापन कहलाता है, जिसका मान निम्न होता है। तो लैम्ब्डा डैश ज्यादा है, लैम्ब्डा कम है, तो लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा इक्वल टू डेल्टा लैम्ब्डा, इसको लिख दो इक्वल टू 0.0242 1 माइनस के cos फाई एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है, डिस्टेंस होती है वेवलेंथ, दो क्रमागत सुरंग अथवा दो गर्तों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ। या ये कह सकते हैं कि वेव है वो एक पूरा चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है वो क्या कहलाएगी, उसकी वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य। इसको लिखने के बाद सेकंड हेडिंग डाल देना प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में के अंतर्गत जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बद्ध अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से होगा, और कक्षा दिखा दी जिससे कि पता पड़ जाए कि अंदर वाली कक्षा है। अब यहाँ पर जो फोटोन है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की साइड में दिखा देते हैं, ठीक है, जिससे कि फोटोन है इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, गामा फोटोन यहाँ पर आया तो वो इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, जो कि कैसी अवस्था में है,
बद्ध अवस्था में है ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो उसको एनर्जी देगा ये फोटोन, जिसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, वो दो रूपों में खर्च होगी। एक तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी होगी उतनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और शेष एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो एच न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वी प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस के ई वी, एच न्यू माइनस के ई वी, जहां जो ई वी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पर, बंधन ऊर्जा। मतलब हम कहते थे वहां पर कि एक धातु की सतह होती है, एक धातु की सतह है, कोई भी गामा फोटोन इस पर आ रहा है तो वो एनर्जी दो रूपों में खर्च होती है। एक तो उसको क्या, उस इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह तक, धातु की सतह तक लाने में, और शेष बची कुछ एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में। तो इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा है, जिसे कार्यफलन और बोलते थे वहां पर, जिसे क्या बोलते थे, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है, इसे कार्यफलन कहते हैं। डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते ईबी को, डब्ल्यू नॉट। देखें इसमें चित्र को बना लो पहले। देखें इसमें, इस प्रक्रम में गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा उस मिनिमम एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक पहुंच पाए, लेकिन उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिले, जीरो मिले, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। तो देखें इसमें, इस प्रक्रम में गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ब्रैकेट बंद, से अधिक होती है जब वह पदार्थ के परमाणुओं के बद्ध इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। तो जब यह पदार्थ के परमाणु के बद्ध इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो यह ऊर्जा कार्यफलन, ब्रैकेट में लिख देना बाइंडिंग एनर्जी, बीई लिख देना शॉर्ट में, बीई बाइंडिंग एनर्जी। तो यह ऊर्जा कार्यफलन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात इन सभी टर्म को लिख दो, अर्थात करके पूरा लिख दो इसको। इसमें प्लस कर देना इस तरह से, मतलब नाभिक है ये। थर्ड पॉइंट डाल देना युग्म उत्पादन, और थर्ड पॉइंट डालकर युग्म उत्पादन उसमें लिखना, चित्र को बना लो पहले कि यहां पर कोई भी गामा फोटोन है, नाभिक क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है, और अन्योन्य क्रिया करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन करेगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने मान लिया फाई, थीटा फाई कुछ भी मान सकते हो।
लिखना, जब गामा फोटोन की ऊर्जा बहुत अधिक, जब गामा फोटोन की ऊर्जा बहुत अधिक, ब्रैकेट में लिख देना लगभग इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जब हाई एनर्जी होगी तभी वो नाभिक तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उससे पहले तो उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, थोड़ी और एनर्जी होगी तब बद्ध इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और ज्यादा एनर्जी होगी तभी वो नाभिक तक पहुंच पाएगा, नहीं तो ये जाने नहीं देंगे जो उसको घेरे हुए नाभिक को इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है एक बद्ध इलेक्ट्रॉन भी है, वो वहां तक उससे पहुंचने ही नहीं देंगे। तो हाई एनर्जी वाला जो फोटोन है वही वहां तक पहुंच पाएगा। तो लिखना, जब गामा फोटोन की ऊर्जा बहुत अधिक, ब्रैकेट में लिख देना लगभग इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तब यह गामा फोटोन माध्यम के पदार्थ के नाभिकों के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, माध्यम के पदार्थ के नाभिकों के साथ अन्योन्य क्रिया करता है एवं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन करता है, यानी कि गामा है वो किसका उत्पादन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इस तरह से इस युग्म का उत्पादन कर रहा है गामा फोटोन। और बीच में लिख देना नाभिकीय क्षेत्र, इस तरह से लिखकर इसको लिख दो। इसके बाद हेडिंग डालो गामा विकिरणों के लिए अवशोषण का नियम, गामा विकिरणों के लिए अवशोषण का नियम, गामा विकिरणों के लिए अवशोषण का नियम। देखो, गामा विकिरणों के अवशोषण का नियम से मतलब क्या है कि एक हमारे पास स्लैब है, पट्टिका है, यदि इस गामा फोटोन को इस स्लैब में से होकर गुजारा जाए तो उसकी लगातार जो तीव्रता है वो कम होती हुई चली जाएगी, इंटेंसिटी है लगातार इस गामा फोटोन की कम होती हुई चली जाएगी। इस तरह से ये गामा फोटोन है, यहाँ पर इस पट्टिका में से होकर गुजर रहा है, जिसकी हमने जो मोटाई है वो मान ली dx, ठीक है। ये क्या है, गामा फोटोन, इसमें से होकर गुजरेगा तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो लगातार कम होगी, तो उसकी जो तीव्रता में दूरी के साथ जो कमी हो रही है, इसकी पट्टिका की मोटाई dx है, तो इसकी तीव्रता में दूरी के साथ जो परिवर्तन है या कमी है वो प्रोपोर्शनल टू होगी उस तीव्रता के, कि उस टाइम पर जैसे कि dx दूरी इसमें से गुजरी तो dx दूरी चलने के बाद उसकी जो तीव्रता है वो कितनी रह गई, I। प्रारंभिक तीव्रता हमने मान ली कितनी है उसकी, I0, ठीक है। तो यहाँ पर di अपॉन dx इक्वल टू आएगा म्यू I, जहां एक कांस्टेंट है म्यू, इस म्यू को हम बोलते हैं रेखीय अवशोषण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, रेखीय अवशोषण गुणांक, जो कि किस पर निर्भर करेगा, उस पट्टिका के माध्यम पर, यानी उस पट्टिका की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किससे बनी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा म्यू, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए di का i के सापेक्ष या i का di के सापेक्ष और म्यू dx इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको म्यू को माइनस को हमने यहाँ पहुंचा दिया। समाकलन करने पर तो कितना आएगा, देखो इंटीग्रेट करेंगे di अपॉन i इक्वल टू माइनस के म्यू dx। जब यहाँ पर dx जब जीरो दूरी है, स्टार्टिंग में मतलब इंटर करने वाला है, तब तो उसकी तीव्रता I0 बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही वो x दूरी इसमें तय करेगा तो x दूरी तय करने के बाद उसकी जो तीव्रता है वो कितनी हो गई, I हो गई। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ln I, और यहाँ पर आ जाएगा I, ये हो जाएगा I0, यहाँ पर माइनस की म्यू बाहर आ जाएगा,
ठीक है, और dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ln i माइनस के ln i नॉट इक्वल टू माइनस के म्यू x, तो यहाँ से आ जाएगा ln i बाई आई नॉट इक्वल टू माइनस के म्यू x, तो i बाई आई नॉट इक्वल टू e की पावर में माइनस के म्यू x, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i नॉट e की पावर में माइनस के म्यू x। ठीक है, यानी कि उसकी जो तीव्रता है, प्रारंभिक तीव्रता और e की पावर माइनस x का ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से कि x दूरी है और यहाँ पर स्टार्टिंग में तीव्रता है उसकी I नॉट, और लगातार उसकी जो तीव्रता है वो कैसी घटती हुई जा रही है, एक्सपोनेंशियली घटती हुई जा रही है, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑन e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस के म्यू x पर वो डिपेंड कर रही है तीव्रता। I नॉट में किस तरह से परिवर्तन होगा, एक्सपोनेंशियली वो कम होता हुआ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर जितना ज्यादा उसमें एंटर करेंगे, जितनी ज्यादा मोटाई होगी, उतनी ही उसकी इंटेंसिटी लगातार कैसी होती हुई जाएगी, कम होती हुई जाएगी। ठीक है, इसे लिखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।